अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अबीरा खान। नाज़रीन, जैसा कि आप सेहत के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं, सेहत के बेतहाशा मसाइल हैं, दिल की बीमारियाँ, जिगर की बीमारियाँ, गुर्दों की बीमारियाँ, फेफड़ों की बीमारियाँ। लेकिन हम अपनी सेहत का किस हद तक ख्याल रखते हैं और किस हद तक हमें ख्याल रखना चाहिए? इनमें से बहुत सी ऐसी बीमारियाँ भी हैं जिनका हम बिल्कुल ही गफलत बरतते हैं, जिनमें एक बहुत ज़्यादा मसला गायनी का भी मसला है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा अजीम, जिनका एमबीबीएस किंग एडवर्ड से है, इनका एफसीपीएस पाकिस्तान से है, एमसीपीएस इन्होंने किया है और एमआरसीजीओ पार्ट 1 इनका क्लियर है। मेहमान की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि आज का हमारा मौजू है व्हाई इनफर्टिलिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन पाकिस्तान। इस मसले से घर घर का हर बंद फर्द वाकिफ है, लेकिन इस मसले के हवाले से लोग क्या कर रहे हैं, इस मसले के हवाले से लोग अपने ऊपर कितनी तवज्जो दे रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपनी मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैयबा अजीम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर अबीरा। मेरा माय थैंक यू सो प्लेजर मच। ज्वाइनिंग दिस शो। थैंक यू सो मच मैम। मैम, पहला तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ क्यों रही है पाकिस्तान में? फिजिकल रीजंस क्या है इनफर्टिलिटी की? इनफर्टिलिटी सारी दुनिया का प्रॉब्लम है और जी जी। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो डिफरेंट रीजंस हैं पाकिस्तान में कि ये प्रॉब्लम जी जो जी। है वो अभी तक हम उस हद तक नहीं कंट्रोल कर सके जितना कि बाकी दुनिया में हुआ है कंट्रोल और जितना कि हमें करना चाहिए। जी जी। उसमें मेरे ख्याल से जो काफी बड़ा इशू है वो है पॉवर्टी, रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज और जी लैक जी। ऑफ एजुकेशन। हमारी ज्यादातर आबादी विलेजेस में है, देहातों में रहते हैं और कम आबादी हमारी शहरों में है। तो जी जी। विलेजेस में गुर्बत का जो इशू है वो बहुत ज्यादा है और लैक ऑफ फैसिलिटीज। अभी तक हम वहाँ पे वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सके जो उनको एक बेसिक हेल्थ यूनिट में होनी चाहिए और जो है वो जो शहरों में अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों को शहरों में एक्सेस नहीं है और देहातों में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है हाइजीन। जी जी। अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में पेशेंट्स जो हैंडल होते हैं उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं यंग विमेन को, खवातीन को, जो कि जिसकी वजह से उनकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। शहरों में जो जी जी। प्रॉब्लम्स हैं वो और तरह के हैं। यहाँ पे लोगों को फैसिलिटी तो है कि वो अप्रोच कर सकें अच्छी हेल्थ केयर, लेकिन ये है कि यहाँ के शहरों के अपने अलग मसाइल हैं। ओबेसिटी, हमारा लाइफस्टाइल जी जी। चेंज हो रहा है। जैसे पहले लाइफस्टाइल था उससे काफी डिफरेंट हो गया है। हमारे ईटिंग हैबिट्स, हमारे उठने का टाइम, सोने का टाइम, हमारी जो लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड बहुत सारा हो गया है और जो है वो जी जी। कई ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी लोग फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर इनफर्टिलिटी के इश्यूज बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो मीडिया मीडिया एक अच्छी चीज तो है, एक अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन जो एक्सेस यूज ऑफ मीडिया, मोबाइल फोन्स और जो है वो मीडिया का इस्तेमाल, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, जिसमें कि डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है स्पर्म्स पे, एग्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर थोड़ी सी सोशल फैक्टर्स भी हैं। ठीक है। हमारे अब लोगों में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है कि मैरिज की जो एज है, पहले काफी यंग एज में लोग जो है वो शादी करते थे और जो है वो क्योंकि यंग एज में फिर भी इनफर्टिलिटी इश्यूज इतने ज्यादा नहीं है, तो अब लोग जो है वो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं कि 30-35 ईयर्स की एज में फीमेल्स जो शादी कर रही हैं उनमें हमें प्रॉब्लम्स देखने होते हैं कि उनकी जो है वो इस एज में जो मैरिजेस हैं उसमें इश्यूज भी बनते हैं कंसीव करने के लिए। तो डिफरेंट ओके। फैक्टर्स हैं जो कि हमारे मुल्क में ट्रेंड्स चेंज होने की वजह से और जो है वो पॉवर्टी, लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से जो है वो फेस करने पड़ रही हैं।
अब इनको कैसे हम लोग ट्रीट करें, कैसे इसको ओवरकम करें, ये एक सब जी जी के सोचने का है। तो इंशाल्लाह देखें जी जी उसमें कि क्या स्टेप्स होते हैं और जो है वो इन स्टेप्स को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं ताकि फैसिलिटीज अच्छी हो, बेहतर हो, और जो हमारे ज्यादा जो पॉपुलेशन है जो कि विलेजेस में है उनको एक प्रोविजन हो जाए टू अ वेरी बेटर केयर। जी जी। मैम, अभी आपने एज फैक्टर का जिक्र किया, तो एज फैक्टर इनफर्टिलिटी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर रही है, इस बारे में कुछ बताइएगा। एज फैक्टर इनफर्टिलिटी, सबसे पहले तो मैं इनफर्टिलिटी, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं जी जी उनमें सब लोग हैं शामिल हैं, तो इनफर्टिलिटी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये कर दूंगी कि हम्म। जब एक साल हो जाए कपल को, व्हेन दे आर ट्राइंग टू कंसीव एंड दे हैव नॉट कंसीव्ड, तो ओके फिर उनको हम कर देते हैं कि दे शुड सीक हेल्प फॉर फर्टिलिटी। और ओके उसमें यही है कि जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी, व्हेन द पेशेंट हैज, द कपल हैज नेवर कंसीव्ड, और जो हम्म। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, व्हेन द कपल हैज कंसीव्ड लेकिन दे दे आर्ट एबल टू कंसीव अगेन। तो उसमें जो है आपका, सॉरी आपने क्या पूछा था? मैम, मेरा सवाल ये था कि एज फैक्टर का आपने अभी जिक्र किया कि एज 30 फैक्टर, टू 35। जी। हाँ जी, एज फैक्टर मेल और फीमेल दोनों में इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनका ज्यादा रोल है इसमें, इस वजह से कि कंसेप्शन इज बेस्ट बिफोर द एज ऑफ 30, एंड ओके 30 से 35 ईयर्स में थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, और 87% इनफर्टिलिटी रेट्स हैं एट द एज ऑफ 45 ईयर्स। तो इसमें ओके जो एग की क्वालिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है, जो क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ एग्स, वो भी कम डिक्रीज हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ एज। तो ये फैक्टर्स इसमें आते हैं। बाकी मेल्स में डायरेक्टली तो एज इतना ज्यादा नहीं करता, लेकिन स्टिल 45 ईयर्स से अबव जो मेल्स हैं उनको भी फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, सेकेंडरीली टू अदर प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, जिसमें डायबिटीज है, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी है, उनकी वजह से सेकेंडरीली स्पर्म इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। तो एज एक फैक्टर है जिसमें कि जो इफेक्ट करता है फर्टिलिटी को। ओके। मैम, मेल एंड फीमेल में क्या सेम रेशो है इनफर्टिलिटी की, या फीमेल्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स? ये काफी बड़ा इशू है, मतलब ओके क्योंकि फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डिफरेंट लेवल्स हैं जहां पर फर्टिलिटी इफेक्ट होती है, फीमेल में ज्यादा है ये एज कम्पेयर टू मेल्स। लेकिन हमारा सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू ये है कि सबसे पहले तो कपल ने कंसीव नहीं किया, 2-3 महीने अभी गुजरे होते हैं शादी को, तो फीमेल हम्म। को भेज दिया जाता है डॉक्टर के पास कि अभी तक आपने कंसीव नहीं किया। और जो मेल इश्यूज हैं वो नहीं कोई भी डिस्कस करता, नहीं भी कोई इस चीज पे रोशनी डालता कि मेल फैक्टर्स भी हो सकते हैं फॉर इनफर्टिलिटी। तो मेल फैक्टर्स कम है, नो डाउट, एज कम्पेयर टू फीमेल, लेकिन वो है। और हमें जब एक कपल आता है आफ्टर 1 ईयर और वो कंसीव नहीं कर पाता, तो हम फीमेल को तो करते ही है डायग्नोसिस, उसमें हम करते हैं टेस्ट वगैरह, हम एडवाइस करते हैं, लेकिन हमें मेल की भी रिपोर्ट चाहिए होती है, जिसमें के मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से कपल कंसीव जो है वो हो सकता ना कर रहा हो, तो मेल इश्यूज जी भी जी। होते हैं। ओके। मैम, रेडिएशंस भी किसी हद तक इन्वॉल्व हैं, जैसे यूवी रेडिएशंस हैं या अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस हैं, इनका इनफर्टिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट है कि ये कॉज करवा रही हूँ? जो रेडिएशंस हैं डेट्रीमेंटल है टू द गोनेड्स, मेल और फीमेल गोनेड्स। ओवरीज के लिए ओके भी डेट्रीमेंटल है, ये ओवा की लाइफ को, ओवा को खत्म कर देता है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। ऐसे कई पेशेंट्स हैं, ये बार दफा यंग फीमेल्स होती हैं जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए ले रही होती हैं, रेडियोथेरेपी ले रही होती हैं, तो उनमें जो है वो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर देखा गया है कि काफी ज्यादा होता है। इसी तरह जो है वो अगर
कीमो अगर रेडियोथेरेपी पिट्यूटरी लेवल पर है, तो जो आपका एक्सेस है फॉर कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और ओवेरियन साइकिल वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से एक इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है, कंसेप्शन में डिफिकल्टी होती है। इसी तरह मेल्स में भी रेडियोथेरेपी तो डेट्रीमेंटल है फॉर स्पर्म्स, चाहे बॉडी की किसी भी हिस्से की रेडियोथेरेपी हो, डेट्रीमेंटल इफेक्ट है उसका। बाकी जो मोबाइल्स हैं या फिर जो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो भी स्पर्म की मोटिलिटी और जो है वो को कम कर देता है। बाकी जो है वो इसमें स्ट्रेस फैक्टर्स आते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है टू दी ओवम एज वेल एज द स्पर्म, तो उसमें भी जो है, इसलिए जो एक्सेस यूज है ऑफ मोबाइल फोन्स और रेडियोथेरेपी, तो खैर मजबूरी है किसी की, अगर कोई रेडियोथेरेपी पे हो तो जाहिर बात है वो तो एक ऐसा ट्रीटमेंट ले रहा है जो कि उसकी लाइफ के लिए जरूरी है। तो लेकिन इन कपल्स में देखा गया कि इनफर्टिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ओके मैम, ये बताइएगा जैसे अभी आपने स्ट्रेस की बात की, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं जैसे डिप्रेशन हो गया या फीमेल स्ट्रेस हो गई है, लाइक अपनी फैमिली इश्यूज की वजह से या घरेलू मामलात की वजह से, उसका किस हद तक इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट होता है? स्ट्रेस मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाता है जस्ट आफ्टर मैरिज, जब जो है वो कपल के ऊपर एक सब पूरा खानदान देख रहा होता है कि अभी तक इन्होंने कंसीव नहीं किया, और जो है वो बाज दफा तो ऐसे कपल्स आते हैं जिनकी इकट्ठी शादी हो रही होती है, एक ने कंसीव कर लिया होता है तो फिर दूसरे पे ज्यादा स्ट्रेस शुरू हो जाता है कि इन्होंने तो कर लिया कंसीव, ये अभी तक नहीं कर सके, तो पता नहीं क्या मसला है। तो स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस का डेट्रीमेंटल इफेक्ट है, इनफर्टिलिटी का डेट्रीमेंटल इफेक्ट है कि ये स्ट्रेस कॉज करता है, और फिर स्ट्रेस जो होता है वो मजीद इनफर्टिलिटी को एनहेंस कर देता है। और वो क्या है फैक्टर्स के आपस का कपल का रिलेशनशिप, फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ओबेसिटी है, आप जो है वो कोप नहीं कर सकते इतने क्वेश्चंस को, इतनी रीजंस को आप बता नहीं सकते कि क्यों अभी तक कंसीव नहीं हुआ। तो उसी स्ट्रेस की वजह से आपके ओव्यूलेटरी साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके बाज़ दफा फीमेल में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होती, फिर इनफर्टिलिटी का फैक्टर बढ़ जाता है। तो सबसे पहला मेरे ख्याल से जब कपल आता है हमारे पास इनफर्टिलिटी का, तो मेरे ख्याल से द फर्स्ट मोस्ट स्टेप इज टू रिड्यूस द स्ट्रेस, स्ट्रेस कम करना है, ठीक है ना। तो कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको कि अभी तो टाइम ही नहीं हुआ होता, 1 साल ही नहीं होता, 2-3 माह होते हैं, तो उनपे ये सारा प्रेशर आ जाता है। तो उनको एजुकेट करना, उनकी फैमिली को एजुकेट करना, उनके ऊपर उनका स्ट्रेस रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल। मैम ये बताइएगा कि डाइट किस हद तक इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारी डाइट जैसे कि अभी आपने जिक्र किया फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये हम ब्रॉयलर चिकन और एग्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं बनिस्बत देसी खानों के, तो ये किस हद तक इन्वॉल्व है? जी बिल्कुल, फूड बहुत इसेंशियल, ठीक है, जो चीज हम खाते हैं हम उसी से बनते हैं। तो यही है कि मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं इनफर्टिलिटी कपल्स, यंग वेमेन, उनमें से मेरे ख्याल से 80% जो है वो जो है वो ओबीस हैं। 80% पेशेंट्स जो है वो ओबेसिटी में इन्वॉल्व हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी ईटिंग हैबिट्स इस तरह के हैं जो कि डेट्रीमेंटल है टू फर्टिलिटी। और जो जरूरी अशिया हैं फर्टाइल कपल के लिए, फर्टिलिटी के लिए, उसमें मल्टीविटामिन्स हैं, आयरन है, फॉलिक एसिड है, वेजिटेबल्स है, हेल्दी प्रोटीन्स हैं, और जो है वो नट्स हैं, और नेचुरल फूड है, अनसैचुरेटेड फैट्स। इसके अलावा जो है वो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल जैसे कि पोल्ट्री में होता है या फिर ये कि डेयरी में यूज हो रहा है, वो उसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट है।
both on the sperms as well as the ovaries. तो खाने मतलब फूड का इफेक्ट डायरेक्ट भी है ऑन द लेवल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और इनडायरेक्ट भी है ओबेसिटी की से रिलेटेड के ओबेसिटी इन बोथ मेन एंड फीमेल दोनों जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू दी oxidative stress or the detrimental effect on the oocyte and the sperms. तो इसलिए जो है फूड का बहुत ज्यादा डायरेक्ट इफेक्ट है और जो पेशेंट्स हम डील करते हैं उनको इनफर्टिलिटी के स्पेशली पॉलिसिस्टिक ओवरीज के उनमें सबसे बड़ा इशू हम ये कहते हैं कि आप अपना वेट कंट्रोल कर लें. बॉडी मास इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं. वो एक रेशियो होता है वेट का हाइट के साथ और वो आइडियल है 25 या 26. मोर देन 26 हो तो ओबेसिटी, ओवरवेट मोर देन 32 ओबेसिटी. तो वो अगर हम कंट्रोल कर लें तो कई पेशेंट्स हैं वो नेचुरली कंसीव कर लेते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन. उनमें जो एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स हैं ओव्यूलेटरी साइकिल्स हो जाते हैं और फिर जो है वो उनको कंसेप्शन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता. तो एक गहरा ताल्लुक है खाने पीने से का हमारी एनवायरनमेंट का ऑन फर्टिलिटी. जी मैम, अभी आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में तो जिक्र किया है कि एज फैक्टर है और ये डाइट इन्वॉल्व है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं लाइक ऑर्गन्स का डिसफंक्शन या कोई और मसाइल इस तरह के जो इनफर्टिलिटी कॉज कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें किसी भी लेवल पे कोई भी पैथोलॉजी आ जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कंसेप्शन मुश्किल है कि नहीं होती या फिर सब फर्टिलिटी हो जाती है. फीमेल में आप जो है वो ओवरी, ओवेरियन फैक्टर्स हैं, ट्यूबल फैक्टर्स हैं, यूट्राइन फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पा रहे होते. और इन मेन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें के पुअर स्पर्म क्वालिटी भी पुअर है, काउंट भी पुअर है और बाज दफा अनडिसेंडेड टेस्टिस होती हैं, बाज दफा टेस्टिकुलर इंजरीज होती हैं, बाज दफा कोई ट्रॉमा होता है, बाज दफा चाइल्डहुड हिस्ट्री होती है ऑफ मम्स और ऐसी डिजीजेस जिससे स्पर्म प्रोडक्शन इफेक्ट होता है, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं. तो वो भी एक फैक्टर्स हैं फिजिकल ऑर्गन्स के जो इंजर हो जाएं और या फिर जो डिजीज हो जाएं जिसकी वजह से फिर फर्टिलिटी हिंडर करती है. ओके नाजरीन, आप हमारा सेशन देख रहे हैं. टॉपिक है हमारा वाई इनफर्टिलिटी पाकिस्तान. इसके हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह डॉक्टर तैयबा अजीम के साथ शेयर करेंगे और वो उसका पूरा जवाब देंगी. मैम, बहुत सारे ड्रग्स हम लोग लेते हैं और जाहिर है हम लोग जरूरत से ज्यादा ड्रग्स के ऊपर चलते हैं, इलाज की तरफ ज्यादा जाते हैं बजाय ये कि एहतियात कर लें. तो कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं मौजूद हैं जो कि इनफर्टिलिटी कॉज कर रही हैं? ड्रग्स में जैसे आपको मैंने बताया कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, कीमो ड्रग्स, रेडियो ड्रग्स, इसमें ये तो आते ही हैं. इसके अलावा चंद न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स है, एक्सेसिव यूज ऑफ पेन किलर्स हैं, एनसेड्स है, या फिर ड्रग एब्यूज है, बाज दफा अल्कोहल एब्यूज है. वो भी जो है वो इसमें आ जाता है फैक्टर, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू इनफर्टिलिटी. इसमें मेरे ख्याल से हम बहुत एक्सेसिव यूज हो रहा है ड्रग्स का. हम फौरन ही ड्रग्स की तरफ आ जाते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीहिस्टामीन्स, एंटी एलर्जिक्स, बहुत फौरन ही हम आ जाते हैं ड्रग्स की तरफ. और कई मेरे ख्याल से हमें पहले अपने आप को फिजिकली चेंज करना है, अपनी ईटिंग हैबिट्स, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें या फिर एहतियात करें. तो मेरे ख्याल से हम बहुत सारी ड्रग्स के इंटेक से हम बच सकते हैं. ठीक है
मैम अब बहुत सारे लोग, जैसे कि हमारी सोसाइटी पाकिस्तान में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बात से बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं और बहुत ज़्यादा बताते हुए शर्माते हैं कि उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, और इस शाइनेस में वो अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते। तो उनको हम किस तरीके से एजुकेट कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पास एक दफा कपल आया, दे वर मैरिड फॉर 8 years, ओके। और जो है वो जब मैंने हिस्ट्री ली और फिजिकल एग्जामिन किया, तो हम्म। दे weren't able to have a normal intercourse since 8 years, और वो जगह जगह जा रहे हैं फॉर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, या फिर ये कि शाय फील कर रहे हैं। फीमेल ने बड़ी शाय फील कर रही थी कि मैं कैसे बताऊं ये हिस्ट्री, कैसे मैं जो है वो उसको डिस्कस करूं। तो ये एक शाइनेस है, एक नेचुरल चीज है इस ट्रीटमेंट में। लेकिन इस शाइनेस को हम डिफरेंट लेवल्स पे इसको हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन है घर से। मेरे ख्याल से ये पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि अपने बच्चों को एजुकेट करें जब वो इस एज में आ जाएं, कि आपको जो है वो किन किन फीचर्स को देखना है, आपको कौन कौन से कोई कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है बच्चों में, उनसे डिस्कस करें, उनसे पूछें कि ये आपको क्यों, मतलब कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, तो डिस्कशन है। फिर आ जाता है कि एक स्कूलिंग, टीनेजर्स हैं स्कूल लेवल पर, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उस लेवल पर भी इतने बड़े होते हैं या मेच्योर होते हैं जो डिस्कस कर सकें। तो इनकी जो शाइनेस को एक एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, एक दोस्ताना माहौल में जो है वो डिस्कस करना चाहिए। टीचर्स की, स्टूडेंट्स की आपस का रिलेशन एक दोस्ताना होना चाहिए। पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना बिहेवियर होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में उनको कोई शादी के बाद कोई ऐसा प्रॉब्लम ना फेस करें। कई प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्कस करने वाले होते हैं। यंग लड़कियों का, फीमेल्स का कई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो वो फील करती हैं शायद। ये मेरे ख्याल से कि एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी पेरेंट्स की बच्चों के साथ, टीचर्स की अपने स्टूडेंट्स के साथ, इस लेवल पर अगर हम लोग स्टार्ट करें, तो कई प्रॉब्लम्स जो है वो जब कपल पहुंचता है शादी की एज में, कई प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। फिर ये कि शादी के बाद भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक फ्रेंडली बिहेवियर और एक अच्छा माहौल अगर रखा जाए बच्चों के साथ, या फिर ये कि आपका दोस्ताना माहौल ऐसा हो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लें जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि सॉल्व हो जाते जी जी बिल्कुल। पास जाएं, और जो है वो आप तो अगर कुछ फिजिकली प्रॉब्लम नहीं भी है, तो एक आपका साइकोलॉजिकल लेवल, स्ट्रेस का लेवल बेहतर हो जाता है जब आप अपनी किसी भी बात को डिस्कस करते हैं और आपको पता चलता है कि जी जी। ये एक नॉर्मल चीज है। तो जी जी। मेरे ख्याल से एक एक ऐसा लेवल, एक ऐसा होना चाहिए जिसमें कि जो यंग फीमेल्स हैं, यंग मेल्स हैं, वो कंफर्टेबल फील करें इस चीज को डिस्कस करने के लिए, तो उनको कोई प्रॉब्लम फेस ठीक है। करना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम है। मैम यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स के कमेंट सेक्शन को ऐड करूंगी। मोना आरिफ है हमारे साथ, सकलैन है, फिजा राजपूत हैं, किरण राजपूत हैं, निम्रा साजिद हैं, फिजा राजपूत, डॉक्टर तैयबा अजीम, बेस्ट डॉक्टर एंड लव यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। निम्रा साजिद का सवाल है, मैम इज हर्ब कॉजेज इनफर्टिलिटी, इफ यस देन विच वन? सॉरी, फिर से। डिफरेंट मैम हर्ब्स हम लोग यूज करते हैं घरेलू टोटकों में या वैसी कोई चीज में, तो क्या वो भी इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं? घरेलू टोटके, ये अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो जी जी। पुराने कॉन्सेप्ट्स है, और दूसरा ये कि बाज़ दफा रिलीजियस टैबूज ऐसे हैं, उसकी वजह से भी जो है वो कोई ऐसा बीमारी है वो डॉक्टर्स के पास नहीं रिपोर्ट करते। वो पहले होम रेमेडीज ट्राई करते हैं, होम ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं। और जी जी।
इसमें कि यंग लड़कियां, उनको मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मेलिटीज होती हैं, उनकी पीरियड्स का इशू होता है, वो मुख्तलिफ देसी टोटके या देसी दवाई जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। अब देसी दवाई का ये प्रॉब्लम होता है कि जी जी। उसके जो इफेक्ट होता है वो बाज दफा डेट्रीमेंटल होता है टू दी ओवरीज, और वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होता क्योंकि आपने अंडरलाइंग इशू को नहीं एड्रेस किया होता। तो इसमें हम्म। यही है कि जो घरेलू टोटके हैं उसमें लोग ज्यादातर उसकी तरफ चले जाते हैं। तो उसमें यही है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका आपका बेसिक इश्यू क्या हो रहा है। तो ठीक अगर है। तो कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस है, कोई ऐसा हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फील हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट भी जो है वो हार्मोनल ही किया जाएगा, ताकि जो है वो टाइम ट्रीटमेंट मिल जाए। हमारी कई ओके। यंग अनमैरिड फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं हम्म। जिनके पेरेंट्स उनको हॉस्पिटल लेकर जाते नहीं है या डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते। उनको पेनफुल पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन पेनफुल होती है, या फिर ये कि हम्म। वो अंडरलाइंग रीजन जो है वो एंडोमेट्रियोसिस होती है। एंडोमेट्रियोसिस एक ओके। ऐसी बीमारी है जिसमें कि ओवेरियन सिस्ट बन रही होती हैं और ट्यूब्स जो है वो खराब हो रही होती है। सिर्फ इस वजह से तो बच्चे कि बच्ची जो है वो अनमैरिड है और जो है वो जी जी। आपने जो है वो उसको डॉक्टर से रुजू नहीं करना फॉर ट्रीटमेंट, वो टाइम जाया कर देती हैं। और जो है वो इनकी बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि जब वो हमारे पास आती हैं तो अच्छा खासा लार्ज ओवेरियन सिस्ट बनी हुई होती है या फिर ट्यूबल डैमेज ऑलरेडी हुआ हुआ होता है। तो ओके। इसलिए जो है वो घरेलू टोटके, घरेलू नुस्खे एक सर्टेन हद तक मेरे ख्याल से सिम्टोमेटिक रिलीफ ही जो है वो दे सकते हैं। अदरवाइज ये कि बेहतर यही है कि आप जो है वो डॉक्टर को रिपोर्ट करें। ओके। मोना आरिफ है इसके साथ, हमारे साथ वेरी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी डॉक्टर साहिबा फिरोजा बिलोच हैं, फ्रीहा सज्जाद हैं, इसके साथ फिजा राजपूत डॉक्टर स्पेशलिस्ट सेंटर डॉक्टर तैयबा जीन बेस्ट डॉक्टर हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इसके साथ ही निम्रा साजिद का सवाल है, इनलिस्ट सम फैक्टर्स दैट डिक्रीज द रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी। एंड लिस्ट द फैक्टर्स दैट डिक्रीज द रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी। जी ठीक है, तो फैक्टर्स विच अवॉइड दोज फैक्टर्स विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी, यानी कि इनफर्टिलिटी के जो फैक्टर्स हैं आप उनको अवॉइड करेंगे तो फिर आपकी जो फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है वो कम होगा। इनफर्टिलिटी ऐसी क्या है? सबसे पहले ये है कि प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है। ठीक है। अनप्रोफेशनल जी जी। अनप्रोफेशनल जो जो जगह हैं या फिर जो डाइज वगैरह हैं, जैसे कि हमारे गांव में और देहातों में ज्यादातर लोग जो है वो हॉस्पिटल्स में नहीं रिपोर्ट करते, उनको फैसिलिटीज नहीं है इतनी, तो ज्यादातर डाई की ट्रीटमेंट जी होती जी। है। तो एक बहुत बड़ा इशू इनफर्टिलिटी का इस वजह से भी हमारा आता है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और इन्फेक्शंस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं विद अनस्किल्ड और जी जी। अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट। ओके। मैम आप मुझे सुन सकती हैं? नाजरीन, आज का हमारा सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है और आजकल की जो बीमारियां हैं उनमें एक बीमारी ये भी मौजूद है कि इनफर्टिलिटी रोज ब रोज पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग इस पर तवज्जो नहीं देते और लोग इसको डिस्कस करने से घबराते हैं, शर्माते हैं। लेकिन इसको एक बीमारियों की तरह बीमारियां समझें और अपने डॉक्टर से लाजमी डिस्कस करें। और इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर तैयबा अजीम मौजूद हैं जो कि इसके फैक्टर्स पे, इनकी कॉजेज पे, इसके ट्रीटमेंट पे भी इंशाल्लाह वो हम हमारे साथ डिस्कस करेंगी। और
आपका जो भी इससे रिगार्डिंग सवाल हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उनका जवाब दिया जाएगा। शहरियार सुल्तान रजोका हमारे साथ, फिजा राजपूत हैं, निम्रा साजिद हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने का। हुमैरा शरीफ हैं हमारे साथ। सॉरी, दरमियान में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गई थी। दूसरा ये कि हमें हमें अपना लाइफस्टाइल जी जी कुछ भी करना है, ठीक है। लाइफस्टाइल में क्या कि ठीक ये है। जो जी जो जो रात को लेट जागना और सुबह लेट जी जी उठना, उससे जी जी आपका जो हार्मोनल साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, ओवरीज का काम डिस्टर्ब होता है। उसकी वजह से फिर जो है वो, और दूसरा ये कि ईटिंग हैबिट्स आपकी चेंज हो जाती हैं, ओबेसिटी, फिर ये कि ओवेरियन डिसफंक्शन वो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए जिसमें के, और अनस्किल्ड या नहीं होना चाहिए, स्किल्ड हेल्प हो, तो ऐसे सारे आप इश्यूज को अवॉइड कर सकते हैं जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। ठीक है। मैम फिजा राजपूत का सवाल है, जब हम कंसीव के लिए मेडिसिन लेते हैं तो ट्विंस ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी हो जाती है, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल। जब हम मेडिसिन देते हैं कंसेप्शन के लिए, उसका बेसिक मकसद ये जी होता है जी कि ओवरीज में एग्स डेवलप हों। तो उसमें बाज दफा क्या होता है कि जब रिस्पांस ज्यादा हो जाता है तो एक से ज्यादा मेच्योर फॉलिकल्स बन जाते हैं। जब कंसेप्शन होती ठीक है है। तो ट्विंस, ट्रिपलेट्स, बाज दफा क्वाड्रुपलेट्स ये भी हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। तो इसलिए जो फर्टिलिटी के लिए जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, उनको एक बहुत सोच समझ के और एक खास डोज में देना चाहिए, जस्ट टू अवॉइड हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द ओवरीज। ओवरीज की अगर हाइपर स्टिमुलेशन हो जाए तो उसमें ट्विंस, ट्रिपलेट्स, मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के ज्यादा चांसेस हैं। जी जी मैम, इसके साथ ही आमना इलियास का क्वेश्चन है, हाउ टू ट्रीट लिकोरिया? जी, लकोरिया एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है हमारी फीमेल्स में। तो जी सबसे पहले तो यही है कि इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वजाइनल डिस्चार्ज जिसमें के इचिंग है, चेंज कलर है, येलो ग्रीनिश, या उसमें स्मेल है, वो इन्फेक्शन है। जी जी और अगर इसमें ये नहीं है, फीचर्स नहीं है, बिल्कुल क्लियर, थिक वाइट डिस्चार्ज, एक्सेसिव है, तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिक्रीशंस हैं सर्विक्स ठीक की, है। जो कि एक्सेसिव अमाउंट में आ रही होती हैं। तो इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई इसमें पैथोजन नहीं है। अब ओके। उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है कि आप एंटीबायोटिक्स दें उसमें ताकि वो लिकोरिया वाला मसला ठीक हो। आपकी जनरल हेल्थ काउंट करती है। आप अपनी जनरल हेल्थ पे फोकस करें, जनरल हेल्थ को बेहतर करें, और जो है वो जी जी उससे ये इम्प्रूव हो जाता है, कम हो जाता है। मैम, इसके साथ ही हुमैरा शरीफ का सवाल है, वाई सक्सेस रेट इज सो लो इन आईवीएफ? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का एक मेथड है जिसमें कि कंसेप्शन के लिए कपल्स को लिया जाता है जो कि कंसीव नहीं कर पा रहे होते, या तो जी जी अननोन रीजन है, या फिर ये कि कोई रीजन है जैसे ट्यूबल फैक्टर है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं। तो जी जी उसमें भी कई इश्यूज हैं जो कि देखने पड़ते हैं, ठीक है। एक, ठीक है। अगर सबकी कंसेप्शन हो जाए तो फिर तो इनफर्टिलिटी रहे ही ना, ठीक है। हर चीज में कंसेप्शन, हर चीज के सक्सेस हम्म। रेट्स होते हैं, और
इसमें आईवीएफ में जो है वो तकरीबन 15 to 20% टेक होम बेबी रेट्स हैं। डिफरेंट रिसर्च लैब्स के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के डिफरेंट हैं, बाज का 30 से 35% भी सक्सेस रेट है। ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ फैक्टर्स पे। अगर यंग कपल्स जिनमें के कोई और पैथोलॉजी ना हो, कोई और डिजीज ना हो, वो करवाएं तो उनमें ज्यादा सक्सेस रेट होता है। अगर कपल इतना जो है वो हेल्दी ना हो, या फिर एज फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं कि ज्यादा एज हो और उसमें एसोसिएटेड और डिजीज हो या और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, तो फिर जो है वो सक्सेस रेट्स डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसमें कई फैक्टर्स आते हैं जो कि देखने पड़ते हैं कि आपका कौन सा कपल है, किसको आप ले रहे हैं फॉर आईवीएफ। मैम सपोज अगर फर्स्ट आईवीएफ फेल हो जाता है, देन कितने गैप के बाद सेकंड आईवीएफ करवाना चाहिए, और करवाना ही चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? देखिए, आईवीएफ जो है वो उसमें कई लेबोरेटरीज या कई इंस्टीट्यूशंस इस तरह भी कर लेते हैं कि जो एक्सेसिव जो एग्स हैं, एम्ब्रियोज हैं, उनको फ्रीज कर लेते हैं और उनको फर्दर यूज के लिए जो है वो यूज कर लेते हैं। अब ये तो पेशेंट की, कपल की अपनी डिजायर है कि एक सक्सेसफुल आईवीएफ के बाद जो है वो कब दोबारा से वो ऑप्ट करना चाहते हैं। उनके एम्ब्रियोज बाज लोगों ने सेव किए हुए होते हैं, और जो है वो अगर इफ दे फील नेसेसरी कि हम दोबारा से ले लें बेबी, तो फिर वो दे कैन यूज दोज एम्ब्रियोज। ओके, ठीक है मैम। बहुत सारी यंग फीमेल्स, अनमैरिड फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल अपना नॉर्मल करने के लिए कुछ मेडिसिन ले रही होती हैं, या उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल अब नॉर्मल होता है, तो आगे चल के इन फ्यूचर क्या वो मेडिसिन अफेक्ट करती है इनफर्टिलिटी पे? वो मेडिसिन तो नहीं इनफर्टिलिटी के ऊपर इफेक्ट करती, लेकिन वो मेडिसिन तो इसीलिए दी हुई है ताकि उनकी ओव्यूलेटरी साइकिल्स ठीक हो जाएं, उनका जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक हो जाए। तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ड्रग वो इफेक्ट नहीं करती, वो एनहेंस नहीं करती इनफर्टिलिटी को, बल्कि वो अगर अपना उसका इफेक्ट है फॉर इरेगुलरिटी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो एनहेंस करेगी, फर्टिलिटी को एनहेंस करेगी। जी जी मैम, जहाँ पे कुछ कपल्स कंसीव करने के लिए बहुत जल्दबाज होते हैं, वहीं पे कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जो फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ मेडिसिन ले रहे होते हैं, जो कंसीव नहीं करना चाह रहे होते हैं। उन मेडिसिन का क्या इफेक्ट होता है हमारे इंटरनल सिस्टम के ऊपर? जी, मुख्तलिफ मेडिसिन हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं इसको, कि कपल्स कंसीव नहीं करना चाह रहे होते। उसमें टैबलेट्स भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस भी हैं, इम्प्लांट्स भी हैं। तो अब ये है कि हर ड्रग का या हर डिवाइस का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होता है और फायदे भी होते हैं। अब पिल्स के साथ ये है कि आप जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी रेगुलर रहता है, और इसकी ये फायदा है कि व्हेनेवर यू डिसाइड टू हैव अनदर बेबी, आप वो छोड़ें तो आपके ओव्यूलेटरी साइकिल्स रिज्यूम हो जाते हैं। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के साथ ये है कि थोड़े से इन्फेक्शन का इशू आ जाता है। बाज दफा these devices cause pelvic inflammatory disease, जिसकी वजह से ट्यूबल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, और कंसेप्शन में प्रॉब्लम भी आ सकती है। और इम्प्लांट्स का यही है कि इफेक्टिव हैं ये काफी, मगर ये कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज रिपोर्ट हुई हैं इनके साथ। तो इसमें यही है कि इन डिवाइसेस के साथ मुख्तलिफ बेनिफिट्स और मुख्तलिफ साइड इफेक्ट्स हैं। उसमें यही है कि आप सेफर मेडिसिन और सेफर जो डिवाइसेस हैं वो यूज करें। ठीक है मैम, इसके साथ ही मोना आरिफ का आपसे सवाल है कि आर्टिफिशियल फूड इनफर्टिलिटी कॉज करवा सकती हैं, लाइक अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, या फिर ये जो फार्मी अंडे वगैरह होते हैं, ये किस हद तक इनफर्टिलिटी कॉज करवाते हैं? जी, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है आजकल,
इश्यूज फूड के भी आ रहे हैं इस वजह से, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें डेयरी में स्टेरॉइड्स यूज होते हैं ताकि ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन मिल जाए। अब इन स्टेरॉइड्स और इसके अलावा ये कि पोल्ट्री में भी फीड में जो है वो स्टेरॉइड्स यूज हो रहे होते हैं ताकि पोल्ट्री से ज्यादा बेनिफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा जो है वो जल्दी उनको हम कंज्यूम कर सके। लेकिन इन स्टेरॉइड्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि स्टेरॉइड्स फिर जिस्म के अंदर जाके डिस्टरबेंस करते हैं, हार्मोनल डिस्टरबेंस करते हैं, एनओव्यूलेटरी साइकिल्स, पॉलीसिस्टिक ओवरीज ये सारी कॉज हो रही होती हैं, तो जिसकी वजह से फिर इनफर्टिलिटी एनहेंस हो रही होती है। इसी तरह जी जी जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये कहा जाता है कि पेस्टिसाइड्स का ज्यादा एक्सेसिव यूज जो है वो भी स्पर्म्स के लिए डेट्रीमेंटल है। स्पर्म की मोटिलिटी, मोबिलिटी, नॉर्मल अमाउंट ऑफ स्पर्म्स वो इफेक्ट होते हैं इन पेस्टिसाइड से और इन स्टीरॉइड से। तो जो फार्मिंग है या फिर ये कि या फिर जो डेयरी मिल्क जिसमें कि स्टीरॉइड्स यूज हो रहे होते हैं, सारे डेट्रीमेंटल हैं एक कपल के लिए, और वो उनका इफेक्ट डेट्रीमेंटल है फर्टिलिटी पे। जी मैम, हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ मैं आऊंगी। हमारे सोसाइटी में तो अलमिया ये है कि इनफर्टिलिटी को लाइलाज करार दिया गया है, और इसके साथ साथ जो मेल हजरात हैं वो दूसरी शादी की तरफ मूव करना बेटर समझते हैं बनिस्बत इलाज करवाने के। तो इनफर्टिलिटी को क्योर कैसे किया जा सकता है? जी, इनफर्टिलिटी का क्योर जो है वो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो एक साइकोलॉजिकल सेशंस के ऊपर है कि आप यू हैव टू रिड्यूस द स्ट्रेस कम करें। ठीक है, जो प्रेशर आ रहा होता है फीमेल के ऊपर कि जी बेबी नहीं हुआ तो दूसरी शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो जो है वो फायदा होने की बजाय और डेट्रीमेंटल इफेक्ट आ रहा होता है। तो यू हैव टू रिड्यूस द स्ट्रेस रिड्यूस करें, और फिर यू हैव टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। ठीक है, फीमेल पार्टनर में जो है वो अंडरलाइंग कॉज डिफरेंट लेवल्स पर है। क्या ये ओवेरियन फैक्टर है, क्या ये ट्यूबल फैक्टर है, क्या ये यूट्राइन फैक्टर है, किस वजह से जो है वो इनफर्टिलिटी है इसमें। जो ओवेरियन फैक्टर्स हैं, अगर जो है वो पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं या एनओव्यूलेटरी साइकिल्स या थायराइड का मसला है, तो आप उसको दे आर इजिली ट्रीटेबल, इसको ट्रीट करें। अगर एंडोमेट्रियोसिस है जिसकी वजह से जो है वो ट्यूबल और ओवेरियन फैक्टर्स दोनों आ रहे होते हैं कंट्रीब्यूटिंग टू इनफर्टिलिटी, वो भी ट्रीटेबल है। इसके अलावा जो है वो यूट्राइन कॉजेस में फाइब्रॉइड्स हैं, वो भी ट्रीटेबल है। ठीक है ठीक है, इसलिए जो है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को रिड्यूस करें, अंडरलाइन मेडिकल जो रीजंस हैं फॉर इनफर्टिलिटी उसको ट्रीट करें, तो फर्टिलिटी रेट्स बहुत बेहतर हो जाते हैं। दूसरा ये कि मेल्स का स्पेशली यही है कि मेल इनफर्टिलिटी, मेल पार्टनर में भी इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। ठीक है ना, तो उसमें भी मेल पार्टनर का जो है वो स्ट्रेस की वजह से डिफरेंट चेंजेस हैं, लॉस ऑफ लिबिडो है, मुख्तलिफ स्ट्रेस फैक्टर्स आ जाते हैं, तो उनको भी यही साइकोलॉजिकली काउंसिल करने की जरूरत है। और इट इज अ ट्रीटेबल कॉज, उनमें भी ट्रीटेबल कॉज को ट्रीट किया जाए। ठीक है, जैसे कि अगर जो है वो टेस्टिकुलर लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, तो बाज दफा ऑपरेशंस भी हो जाते हैं ताकि जो है वो जो वेसल्स हैं जो कि स्पर्म को पहुंचाते हैं वो ठीक हो जाएं। ठीक है, बाकी यही है कि जनरल ड्रग्स ऐसी हैं जो कि स्पर्म काउंट को, स्पर्म मोबिलिटी को, मोटिलिटी को बेहतर कर देते हैं। ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि स्पर्म की रिपोर्ट को बेहतर कर देते हैं, तो ये भी ट्रीटेबल है। बाकी रह गई बात बाज दफा एज़ोस्पर्मिया इज ऑल्सो ट्रीटेबल। अगर जो है वो टेस्टिकुलर बायोप्सी में आपको स्पर्म मिल जाता है, स्पर्मेटेड मिल जाता है, तो यू कैन गो फॉर ICSI, तो उससे भी जो है वो
एक इनफर्टाइल कपल को एक जो है वो हेल्दी आउटकम मिल जाता है। तो इसलिए जो है वो you have to treat the underlying cause, reduce the stress and treat the underlying cause. ओके मैम, हुमैरा शरीफ एक और सवाल रखती हैं, वाटर सिस्ट जो बन जाती हैं इनका ट्रीटमेंट फूड से हो सकता है और ये क्यों बन जाती हैं? जी, जो सिस्ट्स हैं जिसको हम आमतौर पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं, जी जी। ये आजकल तो मेरे ख्याल से मेरे पास जो भी कपल आ रहा है और यंग फीमेल्स 80% उनमें यही प्रॉब्लम है, पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ठीक है, वो क्यों बनती है? क्योंकि ओवरीज जो है वो थिक होती हैं, कैप्सूल थिक होता है, वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाता है एंड ओव्यूलेशन की वजह से वो जो छोटी छोटी सी सिस्ट नजर आती हैं, अनरप्चर्ड फॉलिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से ओवेरियन वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, हार्मोनल डिस्टरबेंस हो रही होती है और फिर जो है वो एक विशियस साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है, जिसमें कि वेट गेन एंड ओव्यूलेशन, वेट गेन एंड ओव्यूलेशन। ये ट्रीटेबल है इफ यू ट्रीट द अंडरलाइंग रीजन। आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि ओबेसिटी को कम करें, रिड्यूस ओबेसिटी। उसकी वजह से भी जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं वो अगर तो एनवायरमेंटल रीजन है फॉर पीसीओ तो वो रिवर्ट हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। बाकी ये कि पीसीओ जो है वो बेसिकली जेनेटिकली भी है और एनवायरमेंटल भी है। जेनेटिकली का मतलब ये कि इसमें इनहेरिटेंस का फैक्टर आता है, जेनेटिक फैक्टर आता है कि आपकी ओवरीज हैं ही पॉलीसिस्टिक और वो जीन्स आती हैं ज्यादातर आपके पेरेंटल साइड की तरफ, आपके फादर की तरफ से जीन्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपकी ओवरीज पॉलीसिस्टिक होती हैं। एनवायरमेंटल का मतलब ये है कि आपकी माहौल की वजह से आपकी ईटिंग हैबिट्स एबनॉर्मल थे, स्लीपिंग हैबिट्स और फूड इनटेक ऐसा था जिसकी वजह से वेट गेन हो गया और आपका जो है वो ओवरीज पॉलीसिस्टिक हो गई। तो यू जस्ट ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। अगर तो ये एनवायरमेंटल है और आपका बॉडी मास इंडेक्स ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, तो फिर ये रिवर्ट हो जाती हैं। बाज दफा नहीं होती रिवर्ट, जेनेटिकली होती हैं। तो इनकी ट्रीटमेंट में हम जो है वो मेडिसिन भी देते हैं और बाज दफा लैप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग भी होती है। ये डिपेंड करता है कि आपने जो है वो ट्रीटमेंट कौन सी देनी है। ठीक है, बाज दफा जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज को ओवेरियन ड्रिलिंग से भी फायदा होता है कि ओवेरियन वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, हार्मोन्स जल्दी रिवर्ट होते हैं और जो है वो ओवरीज फंक्शनल हो जाती हैं। और बाज दफा मेडिसिन ही यूज करते हैं जिसकी वजह से जो है वो साइकिल्स ओव्यूलेटरी होना शुरू हो जाती है और आपका जो पॉलीसिस्टिक वाला प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके इसके साथ जैनब अवैस हैं। मैम, मैनी प्रेफर टू रिमूव यूट्रस आफ्टर दे हैव मेट family goals. Is it okay or harmful for a female health? To remove the uterus? After they met their family goals. देखिए, to remove the uterus means a hysterectomy. तो hysterectomy तो एक बहुत बड़ा स्टेप है। If you have completed your family, तो permanent जो मेथड है उसको हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, कि ट्यूब्स को जो है वो बंद कर दिया जाता है, या फिर मेल्स में विजेक्टमी है, वो भी वेसल्स को लाइगेट कर देते हैं जिसकी वजह से दोबारा से फिर फर्टिलिटी नहीं होती। तो आप ये करवा सकते हैं, इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि मेडिसिन नहीं यूज करनी पड़ेंगी और आपको अनवांटेड प्रेगनेंसीज नहीं होंगी और जो है वो, लेकिन ये यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इरिवर्सिबल है, आपको चांसेस कम है कि ये रीओपन हो। ओके फिजा राजपूत, मिस कैरेज हो जाए तो लोग कहते हैं अथरा की बीमारी है, या क्या ये कोई बीमारी है? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है ये, अठरा की बीमारी। बहुत सारे पेशेंट्स हैं अठरा की वजह से परेशान हैं कि जी उनको कह दिया कि आपको अठरा है, फैमिली मेंबर्स ने कह दिया आपको अठरा है। तो अब यही है कि जो अठरा है ये हमारी मेडिकल लैंग्वेज में तो
जो है वो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अठरा की बीमारी नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अठरा कोई बीमारी नहीं है, आपको अंडरलाइंग डिजीज को क्योर करना है। ठीक है। मोना आरिफ हैं हमारे साथ। प्राउड ऑफ यू डॉक्टर साहिबा, यू आर द लाइट ऑफ होप फॉर फैसलाबादी। थैंक यू सो मच मिस मोना आरिफ। थैंक यू मैम। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे सेशन करके, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें आपसे सुनने को मिली और हमारे व्यूवर्स को भी पता चला कि ये बीमारी इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ना ही इसके बारे में घबराने और शर्माने की ज़रूरत है। जस्ट विजिट योर डॉक्टर और इंशाल्लाह आप इस बीमारी से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैम कुछ कहना चाहेंगी आप, कोई मैसेज देना चाहेंगी आप लोगों को, आवाम को? जी, सबसे पहले तो आपका मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। आपके मैंने सेशंस देखे हैं, आपके मैंने इंटरव्यूज देखे हैं और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा सोशल वर्क भी है और जो है ये एक नेकी भी है कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत इंफॉर्मेटिव सेशंस करवाती हैं और मेरे ख्याल से जो लोग जिनको इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, कोई रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए एक बहुत बड़ा जरिया और अच्छा जरिया है कि जिससे कि उनको इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं CIF वालों की टीम का पूरा। और बाकी यही है कि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग बहुत अच्छी आती है जब आप एक कपल को एक उनकी जो बहुत डिजायर। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो दुआएं तो होती हैं, लेकिन ये है कि साथ में अपनी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो बिल्कुल दुआ गो हूँ आप सबके लिए, आपके लिए भी, TIF की पूरी टीम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो है वो नाज़रीन, ये था हमारा आज का लाइव इंटरव्यू विद डॉक्टर तैयबा अजीम। डॉक्टर तैयबा अजीम के साथ हमारा एक लाइव इंटरव्यू सेशन रहा, वाई इनफर्टिलिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन पाकिस्तान। इस पर बहुत सारे मसाइल उन्होंने डिस्कस किए, आप लोगों ने सवालात रखे, उनके जवाबात भी आपको मिले। और इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।